नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हमारी जो मिक्स जीएस की क्लास है वो दूसरी क्लास है और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोला है, पाथवे टू टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंदो घोष और महात्मा गांधी। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने लिखी है पाथवे टू गॉड। दूसरा आ रहा है, देखो, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ये रहा, देखो, कूट। इनको मतलब कि पहले कौन सा अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, लैक्स लॉ के अधिनियम, ये पैतृक संपत्ति से संबंधित है, जिसका कब हुआ? ये 1850 में ये आया था। ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल टेनेंसी कब आई है? 1885 में आई है। मैं तुमको ये बता देता हूँ। आयु की सहमति आई है 1891 में और विश्वविद्यालय आया 1904 में। तो तुम्हें 50, 85, 91, 4, तो मतलब 1, 2, 3, 4 सीरीज सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, लाहौर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न आ रहा है, बॉस्टन टी घटना कब घटित हुई? बॉस्टन टी घटना 1453, 1773, 1779, 79, 1812। तो दोस्तों, 1773 में बॉस्टन टी घटना हुई थी। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। तो याद रखना, नाई धोबी बंद जो ये बहिष्कार है एक प्रकार से, कब का था? ये 1919 की घटना थी। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। जमींदार और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन। तो दोस्तों, याद रखना, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया यह आंदोलन या चलाया गया एक मुहिम थी। आगे बढ़ते हैं। संगम युग में उरेयुर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? क्या दोस्तों? उरेयुर मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो दोस्तों, संगम युग में जो उरेयुर जो था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये पुस्तक आ रही है, फतुह उस सलातीन। तो ये दोस्तों किसकी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी है। फतूहात ए फिरोज शाही जो लिखी थी, किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तारीख एक फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की है। अब खजैन उल फतूह जो लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, साल, पारिजात। तो दोस्तों, पीपल की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत, भालचंद्र नेमाड़े। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? शिवाजी सावंत इसका राइट आंसर था, जिन्होंने मराठी में मृत्युंजय उपन्यास लिखा था। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसे। 10वां प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इब्राहिम खान फरमान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1764 की जो होती है बक्सर का युद्ध ही इसका मतलब इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक मान लिया गया था। ठीक है। 11वां प्रश्न आता है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर किसने दोस्तों? जहांगीर ने खिताब से नवाजा था। बिशन दास को, उस्ताद मंसूर को, मनोहर को, अबुल हसन को। तो दोस्तों, उसका सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर के नाम से या ये खिताब से नवाजा था दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विजयालय और राज प्रथम। तो दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था कौन?
गजनी का सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया। तो अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो करा था, चोल ने किया था, पाल ने किया था, मराठा ने किया था, विजयनगर ने किया था। तो दोस्तों उसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विजयनगर। अगला प्रश्न आ रहा है 14वां, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। 1210, 1219, 1227, 1235। ये चंगेज खान को हर कोई जानता है, लेकिन मृत्यु से प्रश्न बनाया दोस्तों उसका, तो उसका राइट आंसर क्या है, 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आ रहा है, गिजाली किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। बलबन, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो गिजाली थे वो किसके शासन काल में थे प्रसिद्ध, तो अकबर के शासन में प्रसिद्ध रचनाकार थे दोस्तों। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण की अभिव्यक्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम पूरा पढ़ लें इसको। क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है। सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 आ रही है, तो इसमें भी कोट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 36 से 51, आपको पता ही है अनुच्छेद में, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वे कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों इसमें कूट का सही, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक एक दोनों और केवल दो, और ना एक तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक और दो। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 19वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। क्या बोल रहा है, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है ना, कि कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 313, मतलब कि महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है धारा 313। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, अनवीकरणीय। ठीक है दोस्तों, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, संसाधन। 21वां प्रश्न आ रहा है, भूदृश्य पर जल, पवन, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। कायांतरण, अपक्षय, अपर्दन, अवसादन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, अपर्दन। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, अपर्दन उसको कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। जो टूटे हुए कण होते हैं वो अपक्षय होते हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न आ रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी, मतलब कि ये रहा उत्तर दक्षिण, ये उत्तर और पश्चिम इस वाले क्षेत्र में, जम्मू वाला क्षेत्र जो है इधर को भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। बोरो, अरेबिका, रोबाटा और नरमा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। कपास की किस्म, ये अरेबिका, रोबाटा ये कहीं, ये तो कॉफ़ी की हैं। ठीक है, नरमा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अमेरिकी कपास की किस्म को नरमा नाम से जाना जाता है।
23वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? झेलम, तवी, जास्कर, शौक। तो इसका सही उत्तर है झेलम। देखो भैया, झेलम का नया नाम भी मिल गया हमें, क्या? व्यर्थ, हाइडेस बीच या झेलम, है ना। अगला प्रश्न बढ़ना है 24वां। तीयी पर्वत किस राज्य में स्थित है? कौन सा पर्वत दोस्तों? आपको दिख गया होगा तीयी पर्वत। नागालैंड, गुजरात, पंजाब, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? नागालैंड में ये स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर है संयोजन अभिक्रिया। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से। फ्लाई ऐश प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ताप विद्युत संयंत्र से। कौन सा होता है प्रदूषण? फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? ताप विद्युत संयंत्र से। अगला प्रश्न आ रहा है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लोवाइनडस के द्वारा, मतलब इनमें से किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? फिनॉल एवं फ्लोवोनयड्स, इसके द्वारा क्या होता है? जो तुलसी का पौधा का औषधीय महत्व होता है वो किसके द्वारा होता है? फेनॉल एवं फ्लोवोनयड्स के द्वारा होता है। अब आ रहा हमारा सूची मिलाने वाला दोस्तों। कुछ अम्ल हैं जो प्रयोग हो रहते हैं, इसको थोड़ा इतना कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए आराम से। मुझे प्रश्न क्या बोल रहा था? सूची को सूची 2 से मिला दिए, मतलब यही है 28। ठीक है, ऐसा कर देते हैं उसको। तो जो सोडियम बेंजोएट है वो फलों के रस का परिरक्षण करता है। और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में होता है यूज़। मैं सही, हाँ मेरा सही चल रहा है। मैं इन प्रश्नों में खुद भी देखता हूँ कि मुझे कितनी चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इस तरीके से भी इन सवालों को देखने लग जाता हूँ। अब नाइट्रिक अम्ल तो रासायनिक उद्यानों में है, उद्योगों में है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका पोटेशियम शोधन, पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का 28 का क्या आंसर है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हालांकि मुझे ये 2 का पता नहीं था, लेकिन सोडियम बेंजोएट जो है फलों के रस का परिरक्षण, ये मुझे पता था। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। तो 1 3 और 1 3 से मेरा काम यहाँ पे दोस्तों बन चुका था, इसलिए मैं सी का 4 और 4 का 2 कर दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल देखो किसमें है? पेट्रोलियम शोधन में है। और नाइट्रिक अम्ल जो है रासायनिक उद्योगों में है। रासायनिक नाइक, ठीक हो गया। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक और फास्फोरस। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है नाइट्रोजन का। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का किया जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिका और वाहिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा जो है पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो दोस्तों जाइलम पेरेन्काइमा करता है। अगला प्रश्न आता है हमारा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्र कणिका केंद्रक हरित लवक में, सूत्र कणिका गोल्जी कॉय केंद्रक, सूत्र कणिका जीव द्रव्य कला केंद्रक, हरित लवक केंद्रक राइबोसोम। मतलब एक कोशिकीय कोशिकांग, ये याद रखना, एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूत्र कणिका केंद्रक और हरित लवक। ठीक है,
32वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा साइंस ही साइंस आ गया, लेकिन नहीं, अभी फिर से ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी मिक्स होके आएंगी दोस्तों। तो प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, और अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मन करे तो, और ना भी करे तो भी चलेगा दोस्तों। 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? एक कोशिकीय जन युग्मनज से, द्विकोशिकीय युग्मनज से, कठोर आवरण वाले युग्मनज से, दोनों ए तथा बी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मनज से दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 34वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है लेमना, एजोला, बॉल्फिया और ट्रैपा। वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किसमें दोस्तों? जैव उर्वरक के रूप में। किसमें? वो भी धान की खेती में, धान के खेत में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? एजोला। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है 35वां। निम्न में कौन एक कीट भक्षी पौधा है? निलुम्बो, नेफेथिन्स, निकोटियाना और नेक्टेथिन्स। तो इसका सही उत्तर क्या होना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफेथिन्स। ठीक है। निम्न में कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो नेपेंथिस। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। एक ऐसा पौधा बोल रहा है, एक ऐसा पौधा जो कीट को खा जाए, जानवरों को खा जाए, एक प्रकार से कीट पतंगों को खा जाए, नेपेथिस। निम्न आ रहा है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, यूलोथ्रिक्स, जल तिप्तियाँ और फ्यूनेरिया। सहजीवी संबंध को। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? काई। काई क्या होता है दोस्तों? ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। 37वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? कौन सी आकलन? देखो, राष्ट्रीय आय आकलन, वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय आकलन विधि में देखो उत्पाद विधि का भी यूज होगा, आय विधि का भी होगा और व्यय विधि का भी, वितरण का नहीं होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है अवतरित लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? लाभांश एवं बोनस शेयर। ये अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? लाभांश और बोनस शेयर को प्राप्त करता है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का तुम्हें पता चल ही चुका हो, ए और बी दोनों मैन है आधुनिकीकरण के लिए। अगला प्रश्न आ रहा हमारा 40वां प्रश्न बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी स्तर उत्पादन से होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी समझ चुके होंगे, ए और बी दोनों क्या हैं? ये सही है दोस्तों। अब पढ़ते हैं 41वां प्रश्न का। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से था? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और कथक। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? कुचिपुड़ी दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। ठीक है। यामिनी कुचिपुड़ी बहुत खाती है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। कई लोग इसे कथक में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मतलब ज़्यादा कुछ कथक में जाएंगे, कुछ कहाँ पे जाएंगे? कुचिपुड़ी में जाएंगे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति क्या खाती है? कुचिपुड़ी खाती है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाइम मेसॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। तो दोस्तों हमें तो ये पता था कि किसने किसकी खोज की है, लेकिन ये बोल रहा है कि
उनके जब कब घटना वो खोज हुई है उसको अनुसार से हमें चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या गया है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, मतलब कि 1, 2, 3 और 4। दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में लिखना इसे, मैं इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इन सबके इनको लिखकर इनकी स्थापना मतलब कि इनकी खोज कब हुई है वो आप लिखेंगे, है ना। तो इससे आपको भी याद हो जाएगा और मुझे भी आपके माध्यम से पता चल जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? असम, ओडिशा, बिहार, गोवा। इको रिट्रीट, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ओडिशा में इको रिट्रीट। 44वां प्रश्न आ रहा है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 61, 64, 69, 72। तो दोस्तों इस सब का आंसर आप सभी को होता है 1961 में। प्रश्न आ रहा है, लाला ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? राजा ललितादित्य ने किस राज्य? गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, केरल। तो दोस्तों कश्मीर में इन्होंने शासन किया था राजा ललितादित्य ने। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 46वां, सैर ए गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया जाता है? सैर ए गुल फरोशा, दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, पुरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस ए, शहर ए गुल। तो कई लोग इसमें कश्मीर की तरफ जा सकते हैं मुस्लिम देखकर। शहर ए गुल फरोशा त्यौहार कहाँ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 47वां, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों कल भी एक दिवस आया था, आप सभी को पता होगा, है ना, 21 जून का आया था, आप सभी जानते होंगे। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, ये प्रश्न कल आया था। और आज एक और दिवस आया, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जो कि 17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? 48वां प्रश्न आ रहा है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और एरियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। 49वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए। कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? लोकल में बिल्कुल, ब्लूटूथ के माध्यम से भी हम कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल, डार्टमाउथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? जॉन मैकार्थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये मुझे बताना दोस्तों, इसने ऐसा क्या किया था, कमेंट करके, कि इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो हमारे पास 2 प्रश्न हो चुके हैं, एक हमारा ये हो गया 50वां, और एक हमारा क्या हो गया है, एक हमारा क्या था ये, हाँ 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न और 50वां प्रश्न, इन 2 को आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी वीडियो देखना दोस्तों।